हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम जितने भी इसके टॉपिक हैं इलेक्ट्रिसिटी के 10th क्लास से रिलेटेड वो कवर करेंगे। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और इसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो समझने के लिए इस चैप्टर को जरूरी हैं वो भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो बेटा सभी बच्चे लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से सुने। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नेम है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इस चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी करना है? हमने स्टडी करना है चार्जेस का, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस। हमें चार्जेस की स्टडी करनी है। तो चार्जेस, अब देखो चार्जेस कोई भी फिजिक्स के अंदर या मैं बात करूं साइंस के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसका एक सिंबल होता है बेटा। इस चार्ज को डिनोट किससे करेंगे? आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं और स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। ये इसका नोटेशन है। चार्ज ना लिख के आप इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिखेंगे। और फिर होता है बेटा यूनिट। यूनिट क्या होता है? जैसे कोई भी क्वांटिटी है, सपोज करो आपके पास लेंथ है, क्या है बेटा? एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ को मेजर किस में करते हैं आप? जैसे छोटी लेंथ है तो स्केल से मापते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर एक शहर से दूसरे शहर की लंबाई मापनी है तो किलोमीटर में। तो ये क्या है बेटा? ये लेंथ की यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए आपने क्या बनाया? एक स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो ये तो हमने सुनी हुई है, ये तो फेमिलियर है, हम इनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। मीटर, सेंटीमीटर, टाइम के बारे में पूछे टाइम किस में मापा जाता है तो हम बताते हैं टाइम को मापते हैं मिनट में, सेकंड में, ठीक है। अब ये नई चीज आई है बेटा, तो इसको अपन ने ऐसे ही रीड करना है कि इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है? यानी उसको मापते किस में है? किस में मापते हैं बेटा? कूलाम के अंदर, ठीक है। तो चार्ज को मेजर किस में करेंगे? कूलाम में। तो देखिए अब चार्ज है क्या? बिल्कुल स्टार्ट से अपन ये नहीं है चार्ज के बारे में, हमें थोड़ा सा फील होना चाहिए चार्ज होता क्या है। हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस, चार्ज पैदा कैसे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मैं इस मार्कर की बात करता हूं, तो ये मैटर है बेटा, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो किसका बना हुआ है? एटम्स का। किसका बना हुआ है बेटा? एटम का। तो देखो हर एक मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? एटम का, ठीक है। तो हम एटम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है बेटा कोई भी एटम? एटम के अंदर कितने पार्ट होते हैं? एटम किन किन का बना होता है बेटा? एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या होता है बेटा उसके अंदर? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मैंने अगर बात करी, मैंने कहा कि ये मेरे पास सबसे एटम का सेंटर का पार्ट है। इस सेंटर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑर्बिट होते हैं। ये जैसे पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, इस प्रकार ये ऑर्बिट है बेटा। इन ऑर्बिट में क्या पड़े होते हैं? इन ऑर्बिट में होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैं डिनोट कर रहा हूं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। किसी ऑर्बिट में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है एटम किस चीज का बना हुआ है, कौन सा एटम है, ठीक है। तो चार्ज पैदा कैसे होता है? हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पड़े हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? तो देखिए न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो जिसके कारण इसके अंदर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये कैसे बंधे हुए हैं? ये स्ट्रॉन्गली बंधे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बांधने वाली फोर्स। तो इनको बांधने वाली जो फोर्स आपस में जो बांध के रखती है, बांधने वाली फोर्स, ठीक है, ये होती है बाइंडिंग फोर्स।
नीचे होती है बाइंडिंग, वो स्ट्रॉन्ग है। कारण क्या है, इसका साइज छोटा है तो डिस्टेंस कम होगा बीच का। इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है ना इनसे, ये ज्यादा होती जाती है जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे। ज्यादा दूर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, इनको बांधने वाली फोर्स, किसके साथ बांधने वाली बेटा, इस न्यूक्लियस के साथ बांधने वाली फोर्स, या इलेक्ट्रॉन को आपस में बांधने वाली फोर्स, वो क्या होती है, कमजोर। तो जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको, इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ा है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखिए चार्ज कैसे पैदा होता है। सपोज करो ये मैंने इस एटम का नाम दे दिया बेटा, इस एटम को मैंने, सपोज करो इस एटम को मैंने क्या लिखा, ए, ठीक है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहां से रिमूव, हटा दिया आपने, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, तो इस पर क्या पैदा हो जाएगा, चार्ज। अभी बताएंगे हम किस प्रकार का चार्ज आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, इसको डिनोट करेंगे ई से, किससे, ई से। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, तो इसको क्या लिखते हैं हम, माइनस ई। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई। क्या होता है बेटा, प्लस ई। वैल्यू क्या होती है, माइनस ई। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 क्या है बेटा, चार्ज। बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। तो ये वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, इस पर तो माइनस होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पर क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर आपको। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन हट गया वहां से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव चीज बाहर निकल चुकी है, तो इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को हटाया जा रहा है किसी भी एटम से, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये मान लूं कि मेरे पास कोई दूसरा एटम है बेटा, ये है मेरे पास, ये न्यूक्लियस हो गया किसी दूसरे एटम का। क्या हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस, और उसके बाहर क्या हो गए, ये क्या हो गए, ऑर्बिट। तो सपोज करो एक से इलेक्ट्रॉन हटा और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन और आया, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन था वो यहां आया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा, गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया यहां से इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जो गेन करेगा वो क्या बनेगा, इट विल बिकम किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों बेटा, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो खुद है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका चार्ज क्या आ गया, माइनस ई। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसने लिया है तो इसका चार्ज हो जाएगा बेटा माइनस ई, और इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का ई। बोलो समझ में आया आपको। क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ना है इस यूनिट में, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। चार्ज को किस में मापते हैं बेटा, चार्ज को मापते हैं कूलाम के अंदर, उसकी यूनिट क्या है, कूलाम। फिर हमने बिल्कुल बेसिक से लिया भी चार्ज पैदा कैसे होते हैं। देखो आपके 10th क्लास का जो लेवल है वहां तक ये इतना ही काफी है। चार्ज को पैदा करने के और भी तरीके हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको थोड़ी सी फील आए।
आपको पता लगे चार्ज कैसे पैदा होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ये क्या कर रहे हैं बेटा, स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? आगे आपको समझ में। इसको पूरे को अगर मैं ब्रीफ करूं तो एक शॉर्ट में लिख देता हूं, देखिए आप। देखिए बेटा, अभी हम इसको ब्रीफ करते हैं चार्ज के बारे में। जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? चार्ज पैदा कैसे होते हैं। मैंने एग्जांपल लिया बेटा एटम का। तो अब मैं दो एटम ले लेता हूं बेटा, एक ए है मेरे पास और एक क्या है, बी। क्या कहता है कि जो चार्ज है ना, उसकी संभावित जो वैल्यू है वो क्या क्या है, यानी चार्ज की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो देखो बेटा, ए है, ए ने क्या किया, सपोज करो ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ए ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, बी को। इसने लूज किया, इसने गेन किया। तो जो चार्ज है ए के ऊपर कितना हो सकता है बेटा, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए, क्यों, चार्ज को डिनोट कर रहा है ए के ऊपर। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई ई। समझ में आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव बाहर निकल गया, तो इस पर चार्ज कितना हो गया बेटा, 1e। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो बी के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, बोलिए आवाज। इसने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इसका हो जाएगा -1e। अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन ना देके ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, बताइए कितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस का 2e। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब बात ये आती है बेटा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है। एटम के अंदर तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन से तो देखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो चार्ज होता ही नहीं उस पर। प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहे, अभी बताया मैंने। प्रोटॉन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बंधे होते हैं, जिसके कारण वो नहीं निकलेंगे। सिर्फ कौन निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी फोर्स क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, चार्ज तभी पैदा होगा आपका। तो देखिए, मिनिमम या पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी हो सकती है। अगर मैं कहूं कि n इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, n इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो n इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e मल्टीप्लाइड बाई n, तो प्लस n हो गया। किसी सब्सटेंस ने n इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो जो चार्ज की पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है बेटा, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। तो n क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा, इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो बेटे, क्लियर आपको ये? हमने क्या पढ़ा बेटा अभी तक हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में, कैसे मापा जाता है उसको, कूलाम में उसको मापते हैं हम, डिनोट क्या उसे करते हैं, चार्ज पैदा कैसे होता है। सिर्फ 3 ही चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक डिस्कस की है। एक ही तरीका मैंने आपको बताया चार्ज को पैदा करने का, कि चार्ज पैदा कैसे होता है बेटा। एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर जब जाएगा, तो एक जगह तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज को पैदा करेगी। क्या कहा है हमने, क्या होता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या करती है, कौन सा चार्ज पैदा करती है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद पर नेगेटिव चार्ज है, वो बाहर चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जहां जमा होगा वो क्या पैदा करेगा उसके अंदर, आप क्या कहेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज पैदा करेगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बिल्कुल हमारे पास बेसिक। अब 2 प्रकार के चार्ज हो गए हमारे पास, चार्ज के बारे में स्टडी कर दिया। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, हाउ चार्ज बिहेव, इनका व्यवहार कैसे होता है, कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपस में हम मिला के देखें इनको, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं
यानी एक ही तरह के चार्जेस हैं, इसको सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि लाइक चार्ज। कैसे हैं बेटा? लाइक, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव नेगेटिव। इनमें आपस में क्या होता है बेटा? रिपल्सन। अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आए ना तो दूर भागेंगे, नेगेटिव भी दूर भागेंगे। याद रख सकते हो दोनों में एक तरीके से क्या है, इनमें दुश्मनी है। तो किसको शो कर रहे हैं ये? रिपल्सन को। अब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन, पास आएंगे, यानी एक दूसरे के साथ क्या दिखा रहे हैं? एक तरीके से प्यार दिखा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, क्या क्या कवर हुआ आपका अभी तक? तीन चीजें हमने कवर की। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी ऑफ चार्ज, कैसे डिनोट करते हैं, यूनिट क्या है, और तीसरा क्या लिया हमने? हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, चार्ज पैदा कैसे होता है, उसकी संभावित वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, क्या वैल्यू उसकी पॉसिबल हैं। ठीक है बेटा, अभी इसको पॉज करके एक बार नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। देखिए बेटा, अभी हमने चार्ज के बारे में स्टडी कर लिया है, चार्ज कैसे पैदा होता है। दो प्रकार के चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या था, मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। तो हम दो तरीके से चार्ज को पढ़ते हैं। एक तो होता है बेटा चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, और एक होता है चार्ज इन मोशन। तो जो चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह की प्रॉपर्टी बेटा इंसुलेटर में देखने को मिलती है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक प्लास्टिक की कंघ है, कंघी है। अगर उस कंघी को, प्लास्टिक की कंघी को मैं क्या करूं, या मैं ऐसे ले लेता हूं कि कोई प्लास्टिक का स्केल है मेरे पास बेटा, प्लास्टिक का क्या है? स्केल। और यहाँ पर नीचे क्या बिखरे पड़े हैं मेरे पास है, या मैं कागज का पीस ले लेता हूँ बेटा। यहाँ पर क्या है मेरे पास? पेपर का पीस है, कागज का पीस है, पेपर पीस, टुकड़ा है कागज का कोई। तो मैं क्या करता हूं, अगर उस प्लास्टिक का जो मेरे पास स्केल है उसको मैं, सॉरी मेरे तो बाल नहीं है, लेकिन अगर ड्राई हेयर के अंदर उसको मैं रब करूं, क्या करूं? ड्राई हेयर के अंदर उसको मैं रब करूं, तो क्या होगा? उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा। और फिर अगर मैं उसको, अगर इस तरह का सिचुएशन होगी, आप छोटे छोटे पीस कर लोगे बेटा कागज के, और इस तरह प्लास्टिक का ये स्केल है, इसको ड्राई हेयर में से जैसे रब करोगे ना, रब करने के बाद क्या होगा? वो पेपर पीस को अपनी तरफ क्या करने लग जाएगा? छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, आप करके देख सकते हो। तो वो अपनी तरफ क्या करेगा? उनको अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको सारा पीछे वाला एक्सप्लेन किया था। क्या होगा बेटा, जैसे ही इसको हम ड्राई हेयर में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो सपोज करो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा रब करने के बाद, मैंने रब किया ड्राई हेयर सूखे बाल के अंदर से कम को, तो उसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। वो क्या बन गया? इसको अट्रैक्ट किए बिना वो बन गया पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन गया? पॉजिटिव। अब ये पेपर का पीस है बेटा, ये क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। तो इसके अंदर जितने नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज कहां से ले जाएंगे बेटा? दूर। तो अभी अपन ने पढ़ा है ये पॉजिटिव और इसके नजदीक क्या इकट्ठे हो गए? नेगेटिव। तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? अट्रैक्ट। समझ में आया आपको? मैंने जैसे ही उनको ड्राई हेयर में से किसी के प्लास्टिक का, चाहे कंघी भी ले लो आप, कंघी को ऐसे ड्राई हेयर में से आप पास करो लगातार, फिर आप क्या करना, नीचे से डस्ट के पार्टिकल हो उनकी तरफ करना, तो वो कंघी क्या करने लग जाएगी? उन डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। क्यों? कंघी के ऊपर क्या डेवलप हो गया? चार्ज। जैसे यहाँ मैंने बताया, ये मेरे पास प्लास्टिक का स्केल है, सपोज करो प्लास्टिक का स्केल या कंघी जो भी है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हो गया बेटा? पॉजिटिव। ये पेपर पीस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। तो वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो ये है हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ये देखना है, ये बताया गया है आपको कि कंघी क्या करती है, जब उसको सूखे बालों में से गुजारा जाता है तो वो क्या करती है? पेपर पीस को या डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक। उसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं करेगा। ये इंसुलेटर में क्यों है बेटा? इंसुलेटर इसलिए लिया है हमने, अगर ये कंडक्टर होता तो वो चार्ज टिकना ही नहीं था यहाँ, वो चार्ज पास हो जाता। जैसे मैंने हाथ से पकड़ रखा है, हमारी बॉडी क्या है? कंडक्टर।
अरे भाई चार्ज को अगर हम पकड़ लें, जैसे किसी वायर में से करंट जा रहा है, उसको पकड़ लें तो हमें करंट लगता है ना, क्योंकि वो करंट अपने अंदर से पास हो जाता है, कंडक्टर है हम। तो इंसुलेटर में क्या होगा, वो चार्ज एक जगह क्या हो जाएगा बेटा, इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर जब चार्ज किस में होता है, मोशन में। ये तो तब के था जब हमने क्या लिया, उस चार्ज को किस पर पड़ा बेटा, रेस्ट पर। अब क्या है, चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज किसके अंदर है, मोशन में, तो क्या होगा, जब चार्ज चलना शुरू कर देगा तो ये जो ब्रांच है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो है आपका पूरा चैप्टर, यही तो पढ़ना है हमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज जब चलना शुरू कर देता है वो कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये किस में होता है बेटा, ये मेटल में होता है। मेटल की बात करूं, ये सारे मेटल जो हमारे पास क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, चार्ज को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री चार्जेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्री चार्जेज। फिर वही, इसीलिए मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज चार्ज। आओ बेटा थोड़ा सा और देखते हैं। सपोज करो ये मेरे पास कोई एटम है, ये वही सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, बाहर क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। तो मैंने ये मान लिया जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन को तो मैंने बता दिया कैसे डिनोट करेंगे बेटा, ई ऊपर माइनस का साइन लगा, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा। जैसे ही इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस एटम को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, ओ से। ये था हमारे पास, क्या निकल गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये कह दिया जो बचा हुआ एटम है वो ऐसे ऐसे डिनोट करूंगा मैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मैंने एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर क्या है, जो क्या गुजार दे अपने अंदर से, चार्ज को गुजार दिए। तो ये ले लिया मैंने कॉपर का तार ले लिया बेटा, ये कॉपर का तार है, ठीक है, समझ में आया। इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे। एटम है ना, बहुत छोटा होता है, ये नहीं एटम को पकड़ के मैं इतना बड़ा एटम तुम्हें दिखाऊं। अगर मैं बात करूं, इस चौक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने बेटा, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या है, ये मेरे पास सपोज करो कॉपर का कोई तार है, तो इसमें क्या होगा बेटा, बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स, और बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो एटम हो गए, और इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं मैंने उनको ऐसे दिखा दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आपको? अब क्या होगा, देखिए आप, ये है मेरे पास, जैसे ये वायर है, इसी तरीके से ये वायर थी। इस वायर में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, बट उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चला, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां। सिचुएशन समझिए बेटा क्या है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं, और कोई पार्टिकुलर जिस टीचर का भी उस क्लास में लेक्चर है, वो टीचर उस दिन प्रेजेंट नहीं है, और उसकी जगह कोई दूसरा टीचर भी नहीं आया। तो उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको अगर मैं क्या मान लूं, उन सबको मैं इलेक्ट्रॉन मान लूं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा बेटा, बाहर वो बच्चे अगर नहीं जा रहे, तो वो पूरा रूम मैंने क्या मान लिया, एक कंडक्टर मान लिया। क्यों मान लिया कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर जो स्टूडेंट है उनको मैं क्या मान चुका हूं, इलेक्ट्रॉन मान चुका हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बच्चे क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन अगर हो जाए कि वो बच्चे उस रूम से बाहर ना जा सके, तो क्या करेंगे, जब तक वो उस टीचर का पीरियड है, लेक्चर है, वो बच्चे सारे क्या करेंगे, रूम के अंदर रैंडमली घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। और जैसे ही उस टीचर का जो पीरियड है, वो लेक्चर ओवर होगा, दूसरा टीचर आने वाला होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सारे रूम में घूम घाम के अपना, और उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा आके बैठ जाएंगे। तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो खूब घूमे इधर उधर, बट एट लास्ट उसी जगह पर जो उनकी पोजीशन थी वहीं पर आके बैठ गए, यानी उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0। तो आप ये कहेंगे कि ओवरऑल मोशन जो है वो क्या होगा, मूव करेंगे, बट रैंडमली मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे बेटा, रैंडम मैनर के अंदर, और उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना आप, पढ़ा आपने, जैसे सर्कल है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर खत्म हो गया, तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। बेटा ये समझ में आया आपको? क्या पढ़ा हमने, चार्ज के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी चीजें पढ़ी चार्ज की, हमने ये पढ़ा कि चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट
इलेक्ट्रिसिटी। यही पढ़ना है अब अपने को आगे पूरे। चार्ज को क्या करना है, मूव करवाना है। तो चार्ज को चलाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, अगर चार्ज को मोशन में लेके आना है तो क्या होना जरूरी है, फ्री चार्ज, फ्री चार्जेस का होना जरूरी है। और चार्ज फ्री कैसे होता है, कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वो इलेक्ट्रॉन बन गया फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो बचा हुआ एटम है उसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन है, इसीलिए होता है। ये नहीं है कि आपके पास वायर है कोई, जैसे सपोज करो मेरे पास यही था, मोबाइल का तार है, ये था मेरे पास बेटा, तो इसमें चार्ज चल रहा है, मैं इसमें करंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बट उनका ओवरऑल मोशन कितना है, 0। क्लियर। अब दूसरे टॉपिक पर आइए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो चार्ज। क्या होता है बेटा, चार्ज। ऐसे समझ लीजिए कि कोई पर्सन है, वो बीमार हुआ, किसके पास गया, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जाते उसको क्या दे दी, ग्लूकोज, करते हैं ना, उसको ग्लूकोज दी। तो मैं ये समझ सकता हूं जो ग्लूकोज देने की रफ्तार है वो करंट है। क्या है बेटा, करंट। यहां से, अच्छा रफ्तार क्यों बोल रहा हूं मैं, रफ्तार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ग्लूकोज देने के साथ साथ उसका टाइम भी नोट करना है। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाने में सपोज करो 2 घंटे लगाए, और एक डॉक्टर ने क्या किया, किसी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाने के अंदर सिर्फ 15 मिनट लगाए। तो एनर्जी की रफ्तार किसमें ज्यादा है, 15 मिनट वाले में। भी ग्लूकोज तो दोनों को एक दिया, एक ने तो 15 मिनट में चढ़ा दिया और एक ने 2 घंटे लगाए। तो समझिए आप इसको, अगर मैं चार्ज को क्या मान लूं, ग्लूकोज दे रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो कम टाइम में जितनी ज्यादा ग्लूकोज दूंगा वो एनर्जी की रफ्तार, उसको क्या कहते हैं, करंट। लिखा है मैंने, ग्लूकोज चढ़ाने की रफ्तार को हम क्या कहते हैं, करंट। पेपर में ये नहीं लिखना है आपको, पेपर में सिंपली क्या समझना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या है, रेट होता है किसी भी चीज का समय के साथ आप क्या देखते हो, बिहेव देखते हो। तो फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया, रेट का मतलब कितने समय में। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। टाइम को किससे लिखते हैं बेटा, टी से। क्लियर है आपको, समझ लो आप इसको। अब देखिए, करंट को मापते किसमें बेटा, यूनिट ऑफ टाइम क्या है, एम्पियर। करंट को किसमें मापा जाता है बेटा, एम्पियर के अंदर उसको मापा जाता है। जिस तरह वहां पर हमने पढ़ा था, ये नई चीजें हैं, आपने पहले नहीं सुनी हुई। जिन चीजों को हम 2-3 बार सुन लेते हैं तो उनके लिए तो हम क्या है, वो हमारे लिए फेमिलियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ज को किसमें मापा, कूलाम में। अब बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इसको किसमें मापा जाता है, एम्पियर में। अब चार्ज को किसमें मापेंगे, कूलाम में, टाइम को सेकंड में। तो ये यूनिट हो, यूनिट का मतलब मापना होता है, भी उसको कैसे मापेंगे। अब देखो, अब कोई नई चीज आई तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं भी 1 एम्पियर कितना है, व्हाट इज डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करूं, मैंने क्या लिया बेटा, यही कोई कंडक्टर लिया। कंडक्टर क्यों लिया, अभी चार्ज किसमें से गुजरता है, यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चार्ज अगर मोशन में है तो क्या होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए। ये मैंने लिया, कितना चार्ज लिया बेटा, मैंने लिया 1 कूलाम चार्ज। अगर 1 कूलाम चार्ज किसी कंडक्टर में से कितने समय में गुजर रहा है, 1 सेकंड में। बताया था ना, जैसे ग्लूकोज दी कितने समय में दी, तो यहां पर कितनी ग्लूकोज दी, मैं ये कहूंगा कि 1 कूलाम का चार्ज था, कितने समय में गुजरा, 1 सेकंड के अंदर। तो उसका करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो क्या लिखोगे, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम of charge flow in conductor in time 1 सेकेंड। ठीक है, जैसे लेंथ है, आपको ये कहा जाता है भी लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में। तो अपने दिमाग में आता है ना भी 1 मीटर कितना है, उसी प्रकार मैंने 1 एम्पियर को क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसको बेटा पॉज करके नोट कीजिए आप अपनी नोटबुक में। देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा कि करंट को मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में। तो एम्पियर करंट की यूनिट है। अब अगर आप करंट मापना चाहते हो तो कोई अगर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एमीटर। तो करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। यूनिट क्या है करंट की, एम्पियर। और जो करंट मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, एमीटर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो एमीटर है, जो करंट मापने के लिए आप प्रयोग करते हैं, उसको सर्किट में हम कहाँ लगाएं। तो देखिए,
एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ डिवाइस। जैसे आपको कोई बल्ब है बेटा, क्या लिया मैंने, कोई बल्ब या मैंने कोई लैंप लिया, एक ही बात है, मेरे को ये देखना है कि उस लैंप में से कितना करंट पास हुआ। तो मैं क्या करूंगा, जो एमिटर है, एमिटर का ये सिंबल होता है बेटा, एमिटर का ए लिख के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो जो एमिटर है ना वो इसके साथ किस में लगाओगे आप, सीरीज में। सीरीज का मतलब जानते हो बेटा, सीरीज क्या होता है? सीरीज ये होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये दो चौक हैं, ये चौक है बेटा, तो इस चौक को अगर मैं क्या मान लूं, ये बल्ब है मेरा, इस बल्ब का करंट मापना है, तो जो एमीटर लगाना है ना वो इसके साथ सीरीज में। सीरीज का मतलब इसके एंड टू एंड कनेक्ट करो इसको, इसका ये एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया बेटा, सीरीज कनेक्शन। क्या हो गया, सीरीज, एक लाइन के अंदर, ठीक है, समझ में आया, एक ही लाइन के अंदर कनेक्ट करना है आपको। तो ये एमीटर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, एमीटर को सर्किट में कहाँ लगाना चाहिए, तो तुम ये कहोगे जिस चीज का भी करंट आपको मापना है ना उसके साथ कहाँ लगा दो, सीरीज में, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आ जाइए बेटा, सीरीज में जोड़ना क्यों होता है? देखिए सीरीज में क्या होता है बेटा, करंट सेम रहता है। जैसे अगर मैं ये बात करूं, ये देख लो बेटा, एक क्वेश्चन देख लो, बढ़िया था इसमें, ये के पानी की पाइप है, यहां से पानी जा रहा है बेटा, वाटर जा रहा है यहां से, ठीक है। मैं कहूं यहां से जितना वाटर एंटर किया उतना ही वाटर यहां से बाहर जाएगा ना, वही करंट का सीन है बेटा। सपोज करो यहाँ करंट 5 एम्पियर था, तो यहाँ भी करंट कितना रहेगा आपका, 5 एम्पियर। रफ्तार क्या, देखो यहाँ पर कितना करंट है, 5 एम्पियर, तो यहाँ भी कितना होगा, 5 एम्पियर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये और ये किसमें है बेटा, सीरीज में है। जितना एंटर किया, जितना यहाँ से अंदर गया उतना ही तो बाहर जाएगा, वही चीज है। अगर मैं इसको सीरीज में ना लगा के नीचे लगा देता, कहाँ लगा देता, नीचे, तो इसका करंट मापना है ना, मैं ये चाहता हूं जितना करंट इसमें से जाना है वही सेम करंट कहाँ जाए, इसके अंदर से जाए। इसीलिए एमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, सीरीज में। मैंने लिख दिया बाकायदा यहाँ पर, देखिए बाय कनेक्टिंग इन सीरीज। सीरीज में जोड़ने से होगा क्या, ऑल करंट पास थ्रू दी एमीटर, सारा का सारा करंट किस में से जाएगा, एमीटर में से जाएगा, जो कि किस में से जाना था, लैंप में से। और इससे हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ये जरूरी नहीं है ये छोटा हो बड़ा हो, जितना यहाँ से एंटर किया उतना यहाँ, तो जितना यहाँ इसके अंदर एंटर किया उतना इसमें से, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? करंट किसमें मापा जाता है, एमीटर में। एमीटर को सर्किट के साथ कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाया जाता है, ताकि जो करंट इस सर्किट में से गुजरना है वही करंट इसके अंदर से गुजरे। एक क्वेश्चन रहेगा आपका इसका कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो मैं रेजिस्टेंस पढ़ाने के बाद करवाऊंगा आपको। क्लियर है? अब देखिए, अब है, हम बार बार बात कर रहे हैं ना करंट फ्लो की, किसकी बात कर रहे हैं, करंट फ्लो की। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेते हैं, उससे पहले मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, ये बेटा हमारे पास वाटर लेवल है, मैंने क्या करा, दो बर्तनों के अंदर पानी, एक के अंदर तो पूरा कर दिया, इसका लेवल मैंने हाई रखा, और दूसरा जो कंटेनर है ना उसको मैंने क्या रख दिया बेटा, खाली रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो अगर मैं इसको यहाँ पाइप से ज्वाइंट कर दूं तो यहां से वाटर जाएगा, और यहां से वाटर, इसके अंदर तो वाटर का लेवल क्या होगा, लो, और इसके अंदर वाटर का लेवल क्या होगा, हाई। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों के अंदर वाटर का लेवल क्या ना हो जाए, सेम। जिस तरह से वाटर हाई लेवल से कहां फ्लो करता है, लो लेवल। या मैं ये कहूं कि मेरे पास ये कोई रोड है, लोहे की रोड है, इसका ये वाला किनारा मैंने क्या कर दिया बेटा, गर्म कर दिया। मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, इसको जला दिया, फायर दी। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट फ्लो कर रही है हॉट से कहां, कोल्ड की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ, तो इसको हीट करंट। तो इसी प्रकार से करंट को समझना है आपको। जैसे वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल, जो हीट है वो फ्लो करती है हॉट से कोल्ड, उसी प्रकार करंट कहां फ्लो करता है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो। अब देखो, अपन जिस तरह अपने जो घरों में पानी की टैंकी है वो क्या करते हैं, उसकी हाइट मैक्सिमम रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि पानी की स्पीड मैक्सिमम हो। जो पानी की स्पीड वाला जो करंट है उसको मैं क्या कहूंगा, वाटर करंट कहूंगा। क्या कहूंगा, वाटर करंट।
तो आप उसी से समझ लीजिए, जो लेवल है ना बेटा, जो हाई लेवल है, उसको आप करंट के केस में क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल। क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल। करंट फ्लो करने के लिए कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अब आप जो करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं बेटा, सुन लीजिए आप। ये किसका सिंबल होता है बेटा, ये होता है सेल का। किसका होता है, सेल। जो आप घड़ी में सेल लगाते हैं ना, तो आप देखना सिलेंड्रिकल होता है, एक तरफ क्या लिखा होगा, पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। तो इसकी छोटे वाली जो डंडी होती है ना, वो तो लो पोटेंशियल को डिनोट करती है, और बड़े वाली हाई पोटेंशियल को। तो इसको क्या कहते हैं आप, हाई पोटेंशियल, और छोटे वाली डंडी को क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल। तो करंट कहां फ्लो करेगा बेटा, हाई पोटेंशियल। देखो ये कंडक्टर था मेरे पास, कंडक्टर का मतलब कोई तार थी। यहां पर मैंने पहले डायग्राम बनाया था ना बेटा, जैसे मैंने ये कहा था, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, परंतु जब तक तुम उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप एक हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल उसको नहीं दोगे, तब तक वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो सही, बट उनका ओवरऑल मोशन कितना होगा बेटा, जीरो। जहां से उसने मोशन शुरू किया था वहीं पर क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। बट जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है। अब ये देखिए बेटा, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, वास्तव में कौन फ्लो करता है, करंट जो फ्लो करता है, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इन कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है बेटा, कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। करंट कौन बनाता है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो करंट की डायरेक्शन है ना बेटा, किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऑफ, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जो कन्वेंशनल करंट है, जो करंट हम लेते हैं, वो कहां से कहां लेते हैं बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये देखिए, आपको ये पता है करंट कौन बना रहा है बेटा, करंट एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर करंट कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। परंतु हम किसको लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन से विपरीत दिशा के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट को मान के चलते हैं। वही डायरेक्शन आप यूज करोगे। हायर लेवल तक आप जो भी करंट की डायरेक्शन लोगे, वो ये लोगे कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ऐसा क्यों लेते हैं बेटा, देखिए ये जो था ना, ये जो थ्योरी थी, वाटर हाई लेवल से लो लेवल, हीट हॉट कोल्ड, ये शुरू से चली आ रही है। इसी प्रकार शुरू में जो करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम की, वो भी ऐसे ही की भी, करंट भी अगर फ्लो करे तो कहां से कहां फ्लो करना चाहिए, हाई लेवल से लो की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई है बेटा। करंट हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, चार्जेस के कारण है। तो ये क्या हुआ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। अब आगे के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा सेल से। तो व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, सेल क्या है बेटा, हमारे पास सेल एक डिवाइस है। मैं ज्यादा सेल के ऊपर डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना है। सेल का काम क्या है, एक डिवाइस है विच प्रोवाइड, जो क्या करवाता है, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है। यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो। जो बड़े वाली डंडी है वो हाई पोटेंशियल को डिनोट करेगी, और छोटे वाली डंडी किसको, लो पोटेंशियल को। तो बेटा आज तक का हमारा जो टॉपिक था यही था। हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, करंट को किस में मेजर किया जाता है, करंट क्यों फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं। बेटा स्क्रीन को पॉज करके और यहां तक के टॉपिक को अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए।